यह फिल्म मानव क्रूरता की हद को दर्शाती है। कहानी एक झील से स्टार्ट होती है जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई थी। जहां अब यह झील है वहां कभी एक गांव हुआ करता था और कहा जाता है कि उसके कुछ अवशेष अब भी पानी के नीचे मौजूद हैं। जो भी पर्यटक इस जगह पर आते हैं वे रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत झील से होती है जहां पर्यटकों का एक समूह नाव यात्रा पर निकलता है। एक लड़का जो अपनी नई दोस्त को पटाना चाहता है कहता है, मैंने लाइब्रेरी से इस झील का एक पुराना नक्शा ढूंढ निकाला है। इसमें दिखाया गया है कि झील बनने से पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था और इसके घर तथा अन्य सामान अब भी पानी के नीचे हो सकते हैं। उसकी दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करती। लड़का सख्ती से कहता है, मैं खुद गोता लगा कर देखूंगा, अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। उसकी दोस्त झिझकती है, लेकिन तभी एक लड़की अपना हाथ उठाकर कहती है, मैं भी चलूंगी। यह लड़की फिन है जो उस लड़के की बहन है। जब फिन कहती है कि वह भी साथ आना चाहती है तो उसका भाई गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें आना है तो दूसरी तरफ से कूदो। मैं अपनी दोस्त को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरा प्लान खराब कर रही हो। फिन जवाब देती है, मुझे तुम्हारी योजना या किसी को प्रभावित करने की परवाह नहीं है। जिस डूबे हुए गांव की कहानी तुमने बताई वह सच में बहुत दिलचस्प है। मैं भी उस गांव को देखना चाहती हूँ। यह सुनकर उसका भाई मान जाता है और दोनों झील में कूद जाते हैं। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए वे तैरते हुए नीचे जाने लगे। कुछ असामान्य चीजों की तलाश करने लगे। वे बीच बीच में सांस लेने के लिए ऊपर आते और फिर दोबारा नीचे गोता लगाते। एक जगह उन्हें एक पुरानी साइकिल मिलती है। फिन का भाई एक साइन बोर्ड भी खोज निकालता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि सच में यहाँ कभी एक गांव था। उत्साहित होकर वह बोर्ड उठाता है और उसे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ऊपर तैरने लगता है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी हाथ अचानक उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। फिन अपने भाई को नीचे खींचते हुए देखती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उस हाथ की पकड़ बहुत मजबूत होती है। वह उसे बचा नहीं पाती और मदद के लिए नाव पर अपने दोस्तों को पुकारने के लिए ऊपर आ जाती है। जब वह दोबारा नीचे गोता लगाती है तो उसका भाई जैक पहले ही गायब हो चुका होता है। यह देखकर फिन गहरे सदमे और दुख में चली जाती है। अचानक वह फिर से उसी रहस्यमयी हाथ को अपने भाई को खींचते हुए देखती है। इसके बाद कहानी 4 महीने आगे बढ़ जाती है। फिन को एक मानसिक अस्पताल से घर लाया जाता है। फिन लगातार यही कहती रही कि एक रहस्यमयी हाथ उसके भाई को पानी के नीचे खींचकर ले गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी नहीं। उन्हें लगा कि भाई की मौत के सदमे से वह मानसिक रूप से कमजोर हो गई है, इसलिए उन्होंने उसका इलाज करवाने का फैसला किया। फिन के पिता, जो एक बड़ी लॉ फर्म के मालिक थे, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। माता पिता अपने बेटे की मौत से टूट चुके थे, लेकिन किसी तरह जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह उनके लिए आसान नहीं था। फिन अब भी गहरे शोक में थी। वह अपने भाई की तस्वीर को देखते हुए अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या तुम जैक के अंतिम संस्कार में गई थी? फिन फिर पूछती है, उसका अंतिम संस्कार कैसा था? क्या आपने उसे दफनाया? उसकी माँ धीरे से जवाब देती है, दरअसल तुम्हारे भाई का शव कभी मिला ही नहीं, इसलिए हमने उसकी कुछ पसंदीदा चीजों को एक डिब्बे में रखा और उसके लिए अंतिम संस्कार किया। वो चीजें जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थीं, जैसे कि बचपन में लिखे गए उसकी कविताएं, उसके कार्ड्स और उसके जूते। फिन फिर जोर देकर कहती है, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक हाथ मेरे भाई को पकड़ कर ले जा रहा था। उसकी माँ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तुम बहुत थक गई हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी माँ भी फिन की बात पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। बाद में जब उसकी माँ बाथटब में नहा रही थी, अचानक पानी में से एक रहस्यमयी हाथ निकला और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। डर से कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब पहली बार उसकी माँ को विश्वास होने लगा कि फिन सच कह रही थी। अजीब सा एहसास होने पर फिन की माँ इंटरनेट पर उस झील के बारे में खोजने लगती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि यह झील शापित है और वहां रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। अचानक कोई हाथ उसके कंधे पर पड़ता है, जिससे वह घबराकर उछल जाती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है
तो वह सिर्फ फिन के पिता होते हैं। वह पूछते हैं, तुम क्या कर रही हो? फिन की माँ सच बताने से डरती है कि कहीं वह गुस्सा ना हो जाए, इसलिए झूठ बोलती है, मैं बस नौकरी ढूंढ रही थी। फिन के पिता कहते हैं, हाँ, तुम्हें खुद को व्यस्त रखना चाहिए, नहीं तो तुम बार बार जेक के बारे में सोचकर दुखी होती रहोगी। अब दुखी होने का कोई मतलब नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा और अपनी बेटी फिन के लिए खुश रहने की कोशिश करनी होगी। उस रात फिन सपने में फिर उसी भयानक दिन को देखती है जब उसका भाई डूबा था। इसी दौरान उसकी माँ को पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। वह उठकर बाथरूम जाती है, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य होता है। टैप बंद होता है। फिर भी मन में एक अजीब सा डर महसूस करते हुए वह रसोई में जाती है और देखती है कि वहां टैप खुला हुआ है। वह उसे बंद कर देती है, लेकिन अचानक वह अपने आप फिर से चालू हो जाता है। अब वह पूरी तरह घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे स्विमिंग पूल से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो पूल से पानी लीक हो रहा होता है। वह वॉल्व बंद करती है, लेकिन तभी पानी फिर से बहने लगता है और फिर एक डरावनी, दिल दहला देने वाली आवाज गूंजती है, माँ बचाओ मुझे। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और देखती है उसका बेटा जेक पूरी तरह सड़ा गला, आंखों में दर्द और डरावनी चीख के साथ अपनी माँ को पुकार रहा है कि माँ प्लीज मुझे बचाओ। फिन की माँ सदमे और डर से जम जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगली सुबह फिन की माँ अपने पति को पिछली रात की सारी घटनाएं बताती है। मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, वह घबराई हुई कहती है, लेकिन उसके पति इसे हल्के में लेते हुए कहते हैं, तुमने बस कोई बुरा सपना देखा होगा, कोई बात नहीं। माँ जिद करती है, सपने तब आते हैं जब इंसान सो रहा हो, लेकिन मैं पूरी तरह जागी हुई थी, मैं होश में थी। हमें अपने बेटे का शव ढूंढकर उसे सही ढंग से दफनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वह चिल्ला रहा था, माँ मुझे बचाओ। तुम क्यों नहीं समझते? पिता जवाब देते हैं, हमने पूरे एक हफ्ते तक पुलिस के साथ झील में खोजबीन की, लेकिन उसका शरीर नहीं मिला। मुझे लगता है कि तुम्हें भी फिन की तरह मानसिक समस्या हो रही है। जो भी हो, मैं कह रहा हूं, फिर से उस झील के पास मत जाना। मैं बहुत व्यस्त हूं और अब और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। यह कहकर वह ऑफिस चले जाते हैं। इसी बीच फिन जो छिपकर यह सब सुन रही थी, अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ हमें झील पर जाकर भाई का शव खोजना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे, प्लीज मान जाओ। पहले तो माँ मना कर देती है, तुम अभी अभी ठीक हुई हो, अगर तुम दोबारा उस झील के पास गई तो तुम्हारी हालत फिर से बिगड़ सकती है। लेकिन फिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, माँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मैं हर रात अपने भाई का सपना देखती हूँ। जब तक हम उसका शव नहीं ढूंढते और उसका सही ढंग से अंतिम संस्कार नहीं करते, न तो मैं ठीक हो पाऊंगी और न ही ये सब अजीब घटनाएं बंद होंगी। प्लीज मेरी बात मानो। मुझे वो जगह भी याद है जहां मेरा भाई डूबा था और मुझे यकीन है कि उसका शरीर वहीं मिलेगा। आखिरकार माँ फिन की बात मान लेती है और दोनों झील की ओर निकल पड़ते हैं, वही जगह जो कभी उनका घर हुआ करती थी। झील पर पहुंचते ही माँ को पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। वह खूबसूरत पल जो उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताए थे, लेकिन अब वह जगह रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। वे एक नाव में बैठते हैं और झील के उसी हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां जैक और फिन ने छलांग लगाई थी। फिन संकेत करती है, हम यहीं से कूदे थे, फिर थोड़ा और आगे तैरे थे। माँ कहती है, तुम नाव में ही रहना, मैं अपनी कमर में यह रस्सी बांध रही हूँ और पानी में गोता लगाऊंगी। जब मुझे सांस लेने की जरूरत होगी मैं ऊपर आऊंगी, लेकिन अगर मैं बहुत देर तक ऊपर नहीं आती या तुम्हें रस्सी खींचती हुई लगे तो बिना देर किए मुझे ऊपर खींच लेना, ठीक है? फिन सहमति में सिर हिलाती है और माँ गहरी सांस लेकर पानी में गोता लगा देती है। पानी के अंदर माँ गहराई में तैरती है, चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह ऊपर आती है, सांस लेती है और फिर से नीचे जाती है। वह उस जगह पहुंचती है जिसका फिन ने जिक्र किया था, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आता। माँ ऊपर आकर पूछती है, क्या तुम पक्की हो कि यही जगह थी? फिन जवाब देती है, हाँ माँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा और आगे जाना होगा, वहां एक साइकिल होनी चाहिए, उसके आगे बढ़ो। माँ दोबारा पानी में गोता लगाती है और थोड़ी देर बाद उसे सचमुच एक साइकिल दिखाई देती है। अब वह जान जाती है कि वह सही जगह पर पहुंच चुकी है। वह आगे तैरने लगती है। माँ पानी के अंदर आगे तैरती है और अचानक एक पत्थर की बनी पट्टिका देखती है।
लेकिन जो उसने वहां देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस पट्टिका से 3 शव बंधे हुए थे, बुरी तरह सड़े गले और विकृत, जिससे साफ पता चलता था कि वे कई सालों से वहां थे। सबसे बीच में बंधे शव के गले में एक मोटी जंजीर पड़ी हुई थी। माँ धीरे से उस जंजीर को पकड़ती है और ऊपर तैरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक ठंडा भयानक हाथ अचानक उसके पैर को जकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके बेटे जेक के साथ हुआ था। डर और घबराहट में माँ अपनी कमर पर बंधी रस्सी को जोर से खींचती है, फिन को यह बताने के लिए कि वह खतरे में है। जैसे ही फिन देखती है कि रस्सी खींच रही है, वह बिना समय गंवाए पूरी ताकत से उसे खींचने लगती है। माँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वह पूरी ताकत लगा देती है। सच सामने आता है। आखिरकार फिन अपनी माँ को पानी से बाहर खींचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन माँ के साथ कोई और भी ऊपर आ रहा था, उसका अपना बेटा जैक। माँ अपने बेटे का बेजान, पानी से खराब हो चुका और भयानक रूप से विकृत चेहरा देखकर हैरान और टूट जाती है। वह जेक को बेटे की तरह नहीं बल्कि एक अजनबी की तरह देख रही थी, जिसका शरीर झील में पड़े पड़े खराब हो चुका था। लेकिन इस दर्द के बीच एक सुकून भी था। कम से कम अब उसका बेटा मिल गया था। पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत बुलाए गए। एक पुलिस अफसर माँ से हैरानी में पूछता है, हमने पूरे 1 हफ्ते तक इस झील में तलाशी ली, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, और आपने अपने बेटे को सिर्फ 1 दिन में ढूंढ लिया। माँ धीरे से कहती है, मुझे कुछ अजीब दिखा और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। झील के नीचे एक पत्थर की पट्टिका थी, उससे 3 शव बंधे हुए थे। माँ ने वह जंजीर शेरिफ को सौंप दी। शेरिफ ने जंजीर को ध्यान से देखा और कहा, यह एक पुराने परिवार की जंजीर है। कभी इस झील की जगह एक गांव हुआ करता था। शायद यह जंजीर उसी गांव के किसी व्यक्ति की थी। इस जंजीर पर लिखा नाम यहाँ से थोड़ी दूर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के परिवार से मेल खाता है। तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो, शायद उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो। फिर शेरिफ ने आगे कहा, वैसे मैंने इस झील के शापित होने की अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यह सुनकर माँ ने फिर से झील जाने का फैसला किया। उसने अपने पति को फोन किया, लेकिन गुस्से में उसने कहा, तुम दोबारा झील पर क्यों गई? मैंने मना किया था ना। लेकिन जब माँ ने उसे बताया कि उनके बेटे का शव मिल गया है, तो वह शांत हो गया। फिर खुश होकर माँ से कहती है, भगवान का शुक्र है माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह पूछती है, लेकिन माँ, अब इस जंजीर का क्या करेंगे? माँ जवाब देती है, बेटा, तुम्हारे भाई का शरीर तो मिल गया, लेकिन हमें यह भी पता करना है कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद वे दोनों उस बुजुर्ग महिला से मिलने जाते हैं। माँ पूछती हैं, इस झील में कई लोगों की मौत हो चुकी है, क्या आप बता सकती हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग महिला मुस्कुराती है और कहती है, सब मूर्ख हैं, इसलिए डूब जाते हैं। उन्हें गहरे पानी में तैरना नहीं आता। वे सिर्फ साहसिक कार्य के लिए कूदते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिर विरोध करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरा भाई मूर्ख नहीं था, वह बहुत अच्छा तैराक था और मैं उसके साथ था जब हम पानी के नीचे थे। मैंने देखा था कि एक हाथ उसके पैर को खींच रहा था, इसलिए उसकी मौत हो गई। केवल इतना ही नहीं, मैंने 3 लाशें देखी थीं जो एक पत्थर के टुकड़े से बंधी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर डुबोकर मारा गया हो। फिर माँ उस बुजुर्ग महिला को वह चेन दिखाती है जो उसने लाश के गले से निकाली थी। बुजुर्ग महिला चेन की जांच करती है और कहती है, यह चेन मेरे दादा की थी। वह आदमी उस बुजुर्ग महिला का दादा था। वह कहती है, हम उसी गांव में रहते थे जहां यह झील है। मुझे याद है कि हमारा पूरा परिवार वहां बहुत खुश था। लेकिन फिर एक अमीर व्यापारी आया जिसने एक बांध बनाने, पानी इकट्ठा करने और यह झील बनाने की योजना बनाई। लोगों ने कहा था कि अगर बांध बन गया तो उसे बहुत पैसा और प्रसिद्धि मिलेगी। इसीलिए उसने गांव वालों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। जब लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था तो उन्होंने अपना गांव छोड़ना शुरू कर दिया। वह आगे कहती हैं, हमारा घर, हमारी जमीन, हमारे पूर्वजों की कब्रें, सब कुछ वहीं था, लेकिन उस आदमी को कुछ भी परवाह नहीं थी। उसने हमें छोड़ने के लिए मजबूर किया और जो लोग उसके खिलाफ खड़े हुए उन्हें उसने नष्ट कर दिया। मेरे दादा भी उसके खिलाफ थे। एक दिन वह और उसके 2 साथी अचानक गायब हो गए। आज आपकी कहानी सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वे तीनों उस पत्थर के टुकड़े से बंधे हुए थे। समय के साथ पानी बढ़ा और यह झील बन गई। वे तीनों वहीं डूब गए। पत्थर बाहर था, इसलिए वे तैरकर बाहर भी नहीं निकल सके। फिर वह कहती हैं, आज भी हम उस बांध को बंद करने के लिए केस लड़ रहे हैं। वह थोड़ी देर रुकती हैं और फिर जोड़ती हैं, क्या कह रहे हैं आप? 70 साल हो गए इस घटना को। जिस व्यापारी के बारे में आप बात कर रहे हैं वह तो बहुत पहले मर चुका होगा, तो अब हम किससे लड़ रहे हैं? बुजुर्ग महिला जवाब देती हैं,
आज भी हम उस बांध को बंद करने के लिए हस्ताक्षर इकट्ठा कर रहे हैं। केस अदालत में चल रहा है, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश करें, उस अमीर आदमी के परिवार के पास इतनी शक्ति है कि वे हमारे मामले को बर्बाद कर देते हैं। वह आगे कहती हैं, अगर बांध बंद कर दिया गया तो यह झील भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर झील सूख जाती है तो उस व्यापारी के सारे गलत काम उजागर हो जाएंगे। लोग जान पाएंगे कि वह कितना क्रूर और बुरा आदमी था। वे जानेंगे कि कितने लोग उस पत्थर के टुकड़े से बंधे हुए डूब गए थे। इसी वजह से उसका परिवार नहीं चाहता कि झील सूख जाए और सच्चाई बाहर आए। एक बहुत बड़ी लॉ फर्म हमारे केस के खिलाफ लड़ रही है। माँ कहती हैं, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। वह तुम्हारे दादा से बदला नहीं ले सकी तो उसने तुम्हारी पीढ़ी से बदला लिया, तुम्हारे पोते से। फिन के पिता गुस्से में आकर कहते हैं, तुम क्या कह रही हो? माँ आगे कहती है, तुम्हारे परिवार के पापों की वजह से वह सारी आत्माएं अब इस झील में फंसी हुई हैं। यही कारण है कि यह झील शापित हो गई है। ये आत्माएं अब पर्यटकों से बदला ले रही हैं और उन्हें डुबो रही हैं। अचानक बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और फिन को महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं और पिता झील को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइन कट चुकी होती है। जब वे झील के पास देखते हैं तो वे देखते हैं कि आत्माएं पानी से उठ रही हैं और उनके घर की ओर बढ़ रही हैं। माँ और फिन भयभीत हो जाते हैं और देखते हैं। फिन के पिता आखिरकार सब कुछ समझ जाते हैं। हे भगवान, इसका मतलब है कि वे सच कह रहे थे। अब वे सभी डर गए हैं क्योंकि आत्माएं हर तरफ से घर को घेर लेती हैं। फिन के पिता उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि आत्माओं से लड़ा नहीं जा सकता। आत्माएं फिन या उसकी माँ से कुछ नहीं कहती, लेकिन वे उसके पिता को पकड़कर झील की ओर खींचने लगती हैं। फिन और माँ चिल्लाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आत्माओं ने उनके पिता को झील में खींच लिया और डुबो दिया। उनकी जान चली गई और एक और बदला पूरा हो गया। फिन रोते हुए कहता है, अब हम क्या करेंगे? माँ जवाब देती हैं, हमें अब इन पापों को शुद्ध करना होगा। चाहे जानबूझकर या अनजाने में, हम इस क्रूर परिवार से जुड़े हैं। हम इस केस को अदालत में लाएंगे और उन गांव वालों की आत्माओं को न्याय दिलवाएंगे। फिन ने कहा, माँ, चाहे हम जितना भी प्रयास करें, चाहे हम जितने भी हस्ताक्षर इकट्ठा करें, हम कभी भी यह केस नहीं जीत पाएंगे। सरकार कभी भी इस बांध को बंद नहीं करेगी और राज हमेशा छुपा रहेगा। फिर कौन हमें विश्वास करेगा? माँ ने कहा, असल में बांध में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि बारिश कम हो रही है। बहुत जल्द ये झील पूरी तरह सूख जाएगी और जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी तो सभी को पता चलेगा कि इस झील के नीचे क्या है। सब लोग समझ पाएंगे कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। उनका जीने का अधिकार छीन लिया गया था सिर्फ एक व्यापारी को ताकतवर बनाने के लिए। उनके मृत शरीर, उनके घर, जो कुछ भी उनके पास था, वह इस सच का प्रमाण बन जाएगा। कोई भी इसे नकार नहीं सकेगा। उन्हें न्याय मिलेगा और यह शाप खत्म हो जाएगा। उनकी आत्माएं आखिरकार शांति पाएंगी। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।